जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 35 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का लंदन पहुंचने पर वहां रह रहे झारखंडी प्रवासियों ने पारंपरिक गीतों और वाद्य यंत्रों के साथ भव्य स्वागत किया, जिससे वे काफी भावुक और अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कल्पना सोरेन ने संदेश दिया कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने के बावजूद झारखंड की संस्कृति और विरासत ही उनकी असली पहचान है। झारखंड सरकार ने लंदन में यूके के शैक्षणिक संस्थानों के साथ संवाद कर राज्य के युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों से जोड़ने की रणनीति तैयार की है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यूके के विश्वविद्यालयों को झारखंड में अपनी शाखाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया, ताकि पूर्वी भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार के लिए संकाय विकास अकादमी की स्थापना, अनिवार्य इंटर्नशिप और संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसे 3 प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया है। संवाद के दौरान पर्यटन, हरित कौशल और खनन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और व्यावसायिक शिक्षा के लिए यूके के संस्थानों ने झारखंड के साथ सहयोग करने और पाठ्यक्रम साझा करने की इच्छा जताई है। पलामू में 80 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत के सांप के जहर की बरामदगी के हाई प्रोफाइल तस्करी मामले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय एड ने संभाल ली है, जिसके लिए वन विभाग ने सभी आवश्यक दस्तावेज एजेंसी को सौंप दिए हैं। नवंबर 2025 में हुई इस बड़ी कार्रवाई में फ्रांस के लेबल वाली बोतल से 1200 ग्राम जहर बरामद हुआ था, जिसके अंतर्राष्ट्रीय तार और अवैध धन के लेन देन की पड़ताल के लिए वैज्ञानिक जांच हेतु सैंपल देहरादून भेजे गए हैं। रांची की एक अदालत ने रिनपास की प्रभारी निदेशक डॉक्टर जयति सिमलाई के विरुद्ध लापरवाही से गाड़ी चलाने और एक महिला मरीज की मृत्यु का कारण बनने के मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब डॉक्टर सिमलाई की कार से घायल हुई एक मरीज की मौत हो गई थी और आरोप है कि इस घटना को पेड़ से गिरने का रूप देकर दबाने का प्रयास किया गया था। पुलिस द्वारा पहले साक्ष्य के अभाव में क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद शिकायतकर्ता सोनू मुंडा की याचिका और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अब आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू करने का फैसला सुनाया है। झारखंड में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट और 26 जनवरी को सुबह कोहरा छाने की संभावना है, जिसके बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में चाईबासा में सर्वाधिक 30.4 डिग्री और गुमला में सबसे कम 8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, इसलिए लोगों को सुबह शाम की ठंड के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची डालसा सचिव राकेश रोशन ने विभिन्न आश्रय गृहों का निरीक्षण कर रेस्क्यू किए गए बच्चों की काउंसलिंग की, जहां गरीबी के कारण एक बच्चे द्वारा भविष्य में भीख मांगने की इच्छा जताने जैसी मर्मस्पर्शी सच्चाई सामने आई। इस दौरान डालसा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चों को केवल सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित शिक्षा और मानसिक काउंसलिंग के माध्यम से उनके सपनों को सही दिशा देना अनिवार्य है। झारखंड के चाईबासा स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनिल दास सहित 9 से 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन का ये संयुक्त ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था, जिसे राज्य को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने चाईबासा के सारंडा जंगल में हुई ऐतिहासिक मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और माओवादी केंद्रीय कमेटी के रणनीतिकार अनिल दा को उसकी पूरी बटालियन के साथ मार गिराया है। वर्ष 1987 से सक्रिय अनिल दा झारखंड और बिहार में नक्सली नेटवर्क का मुख्य चेहरा था, जिसने पीरटांड से लेकर जमुई तक 2 दशकों से अधिक समय तक आतंक का साम्राज्य फैला रखा था। इस ऑपरेशन में अनिल दा सहित करीब 14 से 15 नक्सलियों की मौत को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी और राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाइट हाउस परियोजना के 310 आवासों के आवंटन हेतु सुयोग्य आवेदकों की सूची जारी कर दी है। इन आवासों के लिए लॉटरी प्रक्रिया 24 जनवरी 2026 को निगम कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदकों को अपना आधार या वोटर कार्ड लाना अनिवार्य है। वर्तमान में धुर्वा के लाइट हाउस में कैसा सुखद और आरामदायक है जीवन, आप इस पर हमारी स्पेशल स्टोरी देख सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। झारखंड हाईकोर्ट ने पंडरा टर्मिनल मार्केट यार्ड के चुनावी उपयोग पर सख्त रोक लगाते हुए राज्य सरकार को भविष्य में किसी भी चुनाव संबंधी गतिविधि के लिए इसका इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है। अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि बाजार के व्यावसायिक कार्यों में कोई बाधा न आए। खूंटी में आयोजित जनजागरण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीणों को प्रति वर्ष 125 दिनों की रोजगार गारंटी और आजीविका सुरक्षा की जानकारी दी।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए सशक्तिकरण लाना है, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लोहरदगा में आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने पीडीएस डीलरों को अनाज कम तौलने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी और अधिकारियों को हर माह इसकी जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 44,500 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हो चुकी है और किसानों को 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। रांची के गोस्सनर कॉलेज में आगामी 9 से 11 अप्रैल तक गोस्सनर सिनेफेस्ट 5.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसका पोस्टर कॉलेज प्रबंधन द्वारा औपचारिक रूप से जारी कर दिया गया है। इस वर्ष ये फेस्ट पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य उभरते हुए फिल्मकारों और लेखकों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। रांची रेल मंडल की सांसदों की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि ने नई ट्रेनों के परिचालन, प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और रामगढ़ स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की महत्वपूर्ण मांगें रखीं। बैठक के दौरान गोला साइडिंग में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने, रुके हुए रेलवे ओवरब्रिज के लिए एनओसी जारी करने और ग्रामीण स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया, ताकि यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुगम यातायात मिल सके। रामगढ़ पुलिस ने दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूटकांड का सफल खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का कॉपर वायर, नकदी, हथियार और 2 वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपियों को दबोचा, जिनमें से कई का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। विधायक सरयू राय ने रजरप्पा में पूजा अर्चना के बाद रामगढ़ में मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ समझौतों से निवेश नहीं आता, बल्कि इसके लिए राज्य की कानून व्यवस्था सुधारना और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाना जरूरी है। उन्होंने झारखंड की वित्तीय नीति, कोयला चोरी और रंगदारी जैसी समस्याओं पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि सरकार को विदेश जाने से पहले जमीनी हकीकत और लंबित औद्योगिक मामलों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। धनबाद के झरिया स्थित मुकुंद ओपनकास्ट परियोजना में वर्चस्व और रंगदारी को लेकर देवप्रभा कंपनी और बीसीसीएल समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें माइंस इंचार्ज और कई अधिकारी घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में हुए सड़क जाम को पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया। देवघर देवीपुर मुख्य सड़क पर नावाडी रेलवे फाटक खुला रहने के कारण सुबह करीब 9:30 बजे गोरखपुर आसनसोल ट्रेन और एक ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 मोटरसाइकिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के चलते रेल और सड़क यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है, जबकि रेल प्रशासन गेटमैन की कथित लापरवाही की जांच में जुट गया है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि झारखंड के लोहरदगा निवासी फैजान सोशल मीडिया और डार्क वेब के जरिए आईएसआईएस के पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में रहकर भारत में आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहा था। फैजान का मुख्य उद्देश्य नव धर्मांतरित युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर संगठन में भर्ती करना और देश में हिंसक आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था। खुद को बचाने के लिए वह वीपीएन और टॉर ब्राउज़र जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता था, जिसका विस्तृत ब्यौरा एनआईए ने हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में दिया है। पलामू के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर 23 जनवरी 2026 से रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के ठहराव की आधिकारिक शुरुआत हो रही है, जिसका उद्घाटन सांसद विष्णु दयाल रामहरी झंडी दिखाकर करेंगे। इस नई सुविधा से पलामू और पड़ोसी बिहार के सीमावर्ती इलाकों के छात्रों, व्यापारियों और मरीजों को दिल्ली तथा अन्य महानगरों की यात्रा के लिए सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। रांची के नगरी थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में घुसकर दंपत्ति और उनके बच्चों पर बेरहमी से हमला किया, जिसमें परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। डकैत घर से लगभग 6 लाख रुपये नकद और सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए और विरोध करने आए ग्रामीणों पर पथराव करते हुए मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय लोगों में भारी दहशत व्याप्त है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बिजली विभाग के एक गोदाम में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट की आशंका के कारण भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए के उपकरण और केबल जलकर खाक हो गए। दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया और फिलहाल पुलिस इस घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बीच हुई बैठक में राज्य में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और सभी जिलों में जापानी तकनीक से लैस हाईटेक लैब व हेल्थ कॉटेज निर्माण के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने झारखंड की अबुआ स्वास्थ्य योजना में सहयोग करने का आश्वासन दिया है और केंद्र राज्य के साझा वित्तीय सहयोग से स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने पर सहमति जताई है।
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने, 100% संस्थागत प्रसव और कुपोषण मुक्त जिले के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नागरिकों से अंधविश्वास छोड़कर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने, 10 फरवरी से शुरू होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में भाग लेने और अवैध शराब व बाल चोरी जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड की प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद फलक फातिमा को 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में TIF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी फलक को यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पिछले 8 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और रक्तदान जैसे क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्यों के लिए दिया जा रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए झांकियों का चयन, वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की थीम पर रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञों की एक कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। इन झांकियों के चयन में इको फ्रेंडली सामग्री के उपयोग और 3D मॉडल की प्रस्तुति जैसे मानकों का पालन अनिवार्य होता है, जिसके बाद ही राज्यों की सांस्कृतिक झलक कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित हो पाती है। मणिपुर के ऐतिहासिक कांगला फोर्ट में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा देश का 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, जो विविधता में एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह उपलब्धि 23 जनवरी 2004 के उस ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाती है, जिसने हर नागरिक को सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार प्रदान किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में बोर्ड ऑफ पीस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित 20 से अधिक देशों ने शांति चार्टर पर हस्ताक्षर किए। गाजा युद्ध विराम को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई इस पहल में भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे प्रमुख देश शामिल नहीं हुए, जबकि ट्रंप ने इस बोर्ड को युद्ध सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करने वाली एक अनोखी पहल बताया है। फ्रांसीसी नौसेना ने भूमध्य सागर में रूस की शैडो फ्लीट के एक संदिग्ध तेल टैंकर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के उल्लंघन के आरोप में रोककर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति मैक्रों और जेलेंस्की ने इस कार्रवाई को रूस के युद्ध फंड को रोकने के लिए आवश्यक बताया है, जबकि जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य भारतीय बताए जा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने DGCA को आश्वासन दिया है कि 10 फरवरी 2026 से नए सख्त ड्यूटी नियमों FDTL के तहत परिचालन के लिए उसके पास आवश्यकता से अधिक पायलट उपलब्ध हैं, जिससे अब उड़ानें रद्द नहीं होंगी। दिसंबर 2025 में बड़े पैमाने पर उड़ानों में हुई गड़बड़ी और 22.20 करोड़ रुपये के जुर्माने के बाद एयरलाइन ने अपने सिस्टम में सुधार किया है, जिसकी नियामक द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का एक बुलेट प्रूफ वाहन अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 4 जवान शहीद हो गए और 9 अन्य घायल हो गए। बचाव अभियान के बाद गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री अस्पताल भेजा गया है और सेना ने इस दुखद हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा के करनाल में सरकारी ITI के बाहर छात्राओं के 2 गुटों के बीच सड़क पर हुई हिंसक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। संस्थान के प्रधानाचार्य ने मामले की जांच करते हुए 3 छात्राओं को निलंबित कर दिया है और उनके परिजनों को बुलाकर घटना की जानकारी दी है। पटना के मसौड़ी एनकाउंटर के बाद कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि गिरफ्तार परमानंद यादव उसका भाई है और उसके गिरोह का लॉरेंस बिश्नोई या किसी अन्य गैंग से कोई संबंध नहीं है। राहुल ने व्यापारियों को धमकी देने के आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस और मीडिया से अफवाह न फैलाने की अपील की है। हालांकि इस वायरल दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के सफल एवं उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। उन्हें ये सम्मान राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसे जिले में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने 18 वर्षीय बैटरी दुकानदार सुशील कुमार की सरेआम गोली मारकर जान ले ली और बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। एम्स जोधपुर ने नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 9 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। ये थी आज की 35 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।